गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है आपकी सीटेट एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड भी लगभग सभी का आ चुका होगा, सभी को पता है। और जिसका नहीं आया है वो जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग सुजाता जी, गुड मॉर्निंग हरी जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो, तो क्लास शुरू करने से पहले बता देता हूं मैं आपको, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको हर एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है वो मिल सके। सीटेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे सेट हो, उन सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्लासों का तो सभी को पता है, ठीक है। और एग्जाम भी नजदीक है। ऑल द बेस्ट जिसका भी एग्जाम है, ठीक है। बिल्कुल। चलो, तो शुरू करते हैं। आज जो आपका मैं पेपर करवाने वाला हूँ वो पूरा मैथ का हूबहू ऐसा का ऐसा होगा, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आपको आंसर देने हैं, ठीक है। इसमें मैथ के पूरे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, सेम डिट्टो वैसे का वैसा मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिसमें आप सुटेबल हो अच्छी तरह। चलो, पढ़ना शुरू कर दीजिए, आंसर देना है। और कई क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको, सब रिविजन होगा, सभी का ध्यान रखना, ठीक है। और जल्दी जल्दी, बिल्कुल ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खुशबू जी, गुड मॉर्निंग बबली जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो, पहले का आंसर बताना है, सभी को आंसर देना है। आंसर देखना है, निम्नलिखित में से संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है, ये बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडरेड ए कैरेक्टराइज्ड ऑफ ए स्ट्रक्चरल मैथमेटिक क्लासरूम। इसका राइट आंसर बताना है आपको। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है, गणित का, ये गणित और दूसरे पाठ्य स्रोतों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तीसरी बात है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, ठीक है। डी है, अध्यापक स्वीकार करता है कि की गई अन्य क्रियाओं को विभिन्न विद्यार्थियां अलग अलग प्रकार से समझ सकती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को राइट आंसर देना है, ठीक है। अभी मैथ के जैसे पेडालॉजी के आ गए, उसके बाद में आपके वो सभी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। और इनमें से कई क्वेश्चन आपको रिविजेज मिलेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन लगभग रिविजेज मिलेंगे, ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर सभी का एक होना चाहिए, वन में आपका होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा वन। सी नहीं होगा, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका का उचित ध्यान दिया जाता है, ठीक है। दिया जाता है क्या? गलत बात है, ठीक है। नहीं माना जा सकता, एक मिनट। प्राथमिक स्तर इसमें लिखा हुआ है संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता। रचनावादी, ठीक है। संरचनात्मक या रचनावादी की बात कर रहा हूं। आपने आंसर किसका दिया है? संरचनात्मक और रचनात्मकवादी की बात कर रहा है। गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता है, ए राइट आंसर होगा इसका। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, नहीं, ठीक है। गणित दूसरे पाठ्यक्रम स्रोतों के बीच में संबंधों को उजागर किया जाता है, ठीक है। इसमें राइट आंसर नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना है। आपने माना जाता है बताया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते, नहीं और हाँ, यहाँ पर ध्यान नहीं देते हो आप। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित की संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है, ये बताना है। रचनात्मक या संरचनात्मक दृष्टिकोण पर की जाती है। गणित पूर्णतया विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। फर्स्ट, इसका बताना है सी की तरफ आंसर। चलो,
सी की तरफ आंसर। गुड मॉर्निंग अंकिता जी, गुड मॉर्निंग। इसमें आपको पेडालॉजी के मिलेंगे, मैथ के हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, डीआई वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। डेटा एनालिसिस वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें डेटा हैंडलिंग वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। चलो इसका देख लेते हैं, टाइम आउट हो गया आपका, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर भी 1 है। इसमें गणितीय पूर्णतया विषय परक है। मैथमेटिक इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, ठीक है। रचनात्मक में पूछा जा रहा है ना, की जा सकती है, ठीक है। सी बता रहे हैं, क्या बात है। ये पेपर आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखोगे ना, यानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों की में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्रित पर शहर का स्थान निर्धारित करना। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ है, और ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन ये। और हमने भी इसका सॉल्यूशन दिया था, किया था ना सभी ने, और सभी थे उस वक्त, तो मुझे पता है। 3 में सी आंसर। चलो 3 में सी आंसर की तरफ। और किसी का टाइम आउट होने वाला है, जल्दी से आंसर बताइए। चलो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने क्या है, इस पे नहीं होगा, इसमें 3 ही राइट आंसर होगा। बोतल पर ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ठीक है, मैंने ये समझाया था ना आपको, ठीक है। इसमें 3 आंसर होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। 3 आंसर होगा, और मैंने आपको करवाया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। डी नहीं, ओनली 3 आंसर होगा इसका। मैंने अच्छी तरीके से समझाया भी था इस क्वेश्चन को, 2-3 बार आया क्वेश्चन है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है, क्या सही नहीं है, सभी को राइट आंसर देना है। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, क्योंकि जितना जल्दी करोगे आपके फिर मैथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। दोबारा से जाके सोल्व करना है, जिससे आपको पूरा पेपर सोल्व हो सके। क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में भी पुराने। आज बहुत गलतियां हो रही है, क्या बात है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। राइट आंसर, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन का असर होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे की गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तीसरी बात है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। चौथा है, अध्यापक के सीखने वालों के लिए प्रति विचारों का अधिगम परिणामात्मक और प्रभावशाली असर होता है। क्वेश्चन ऑलरेडी ओल्ड क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आए हुए थे, और पूरा कंप्लीट करना चाहिए था आपको, ठीक है। चलो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, बिल्कुल। इसमें 3 इज करेक्ट आंसर फोर्थ के अंदर, क्लियर है। चलो बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर आया है सी,
बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है? और ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, देखते हैं इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे 2-3 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन 2-3 बार हमने कर लिया है इस क्वेश्चन को। किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? चलो, तुलनात्मक जमा 4 में और 5 में सी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो गुड, शानदार आंसर है। बिल्कुल किया हुआ है ना हमारा ये, बिल्कुल सभी का 5 में क्या हुआ है आंसर? तुलनात्मक जमा, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, बिल्कुल तुलना कर रहा है और तुलना में एड भी कर रहा है, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा? हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। दूसरी बात है, यह गुण गुणात्मक प्रकृति का है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। और चौथा है, यह योगात्मक प्रकृति का है। सभी को आंसर बताना है, सभी को राइट आंसर बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जिससे जितना जल्दी पेपर होगा उतना अच्छा रहेगा। अभी क्वेश्चन है मैथ के बहुत सारे, पूरा ऐसा का ऐसा पेपर मिलेगा। 6 में आंसर, चलो कोई बात नहीं, टाइम इज आउट, जल्दी से बताइए। चलो मैं 10 सेकंड का टाइम और देता हूं आपको, और लगभग आपका टाइम हो चुका है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, इसमें आधार प्रणाली की पालन किया जाता है। ध्यान रखना, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के अनुसार। ध्यान रखना सभी को, 6 में क्या है? 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 में क्या है? 1। ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछित प्रक्रिया पहचानिए। वांछित प्रक्रिया को पहचानिए। फर्स्ट बात है, बच्चों को प्रचुरतम अवसर दिए जाने चाहिए कि वे कक्षा में स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। दूसरी बात, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और आपका है तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान समिति रखना चाहिए। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों को स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए, उदाहरण दिखाना चाहिए, या दिखाना चाहिए उनको एग्जाम्पल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग अफसाना जी, गुड मॉर्निंग। बी। चलो देखिए, ए। बिल्कुल, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 1 इज करेक्ट आंसर। अगली बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिखा दिया हुआ है ना, बिल्कुल बताइए। गणितीय तर्कणा का तर्क सूचक है। ये क्वेश्चन भी हमने 2 या 3 बार कर दिए हैं। ठीक है, तो गलत कोई नहीं करेगा, बिल्कुल राइट आंसर चाहिए मुझे इसका। ठीक है, सभी को बिल्कुल राइट आंसर चाहिए इसका, राइट आंसर चाहिए। क्या होगा? राइट आंसर बताइए इसका। गुड मॉर्निंग नजीमा जी, गुड मॉर्निंग। सभी का आंसर आ चुका है ना, बिल्कुल। तो सभी का आंसर ये कितनी बार कर चुके हैं हम? बहुत बार कर चुके हैं ना।
कितनी बार कर चुके हैं। तर्कणा की बात आए जब हमेशा याद रखना, तर्कणा तर्क संगतता देने की क्षमता। फिर भी आप गलतियां कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तर्कणा के सूचक पूछ रहे हैं ना, तो ये तो 2-3 बार कर दिए हमने, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे, 2-3 बार किया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा पुराने पेपरों में, ओल्ड पेपर करते हो तो। ठीक है, अब देखिए इसमें बताना है, सुपरमार्केट में सब्जियों की कीमत सूची निम्नानुसार दी गई है। ठीक है, टमाटर दिया हुआ है, 1 किलो दिया हुआ है आपके पास 40 रुपए का। आलू 2 किलो 25 रुपए के दिए हुए हैं। गाजर दिए हुए हैं 250 ग्राम 20 रुपए की। लौकी दी हुई है 1 केजी 10 रुपए की। मिर्चियां दी हुई है 100 ग्राम दी हुई है 10 रुपए का। नींबू दिया हुआ है 4 टुकड़े दी हुई है 10 रुपए के। ठीक है, तो इसने कहा है कि संजय आधा किलो टमाटर खरीदता है, 1 किलो आलू खरीदता है। ठीक है, और आधा किलो गाजर खरीदता है। ठीक है, 250 ग्राम क्या करता है, मिर्च खरीदता है, और 6 नींबू खरीदता है। ठीक है, वह काउंटर पर बिल लिपिक को 200 रुपए का नोट देता है, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। सभी को आंसर देना है। ठीक है, अब बताना है सभी को, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नंबर लगा के भेजना है कि कौन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, चलो सभी को आंसर देना है। 9 का आंसर, 15 क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर आपके पास जो भी टाइम बचेगा उसमें आप अपना एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हो। थोड़ा टाइम मिल जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको करने में दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। 9 में आंसर आ रहा है बी आंसर, 97 रुपी, 97.50। चलो सभी को बताना है ध्यान से। 9 में अभी तक तो बी आंसर आया, 9 में सी आंसर भी आ रहा है। सी आंसर आ चुका है सी। और किसी का आंसर सभी को देना है। क्या बात है, चलो देखते हैं। बी आंसर आया है, डी भी आंसर आ चुका है। बी सी डी, बी और सी और डी। चलो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। संजय ने टमाटर खरीदे हैं, कितना टमाटर खरीदा है। ठीक है, टोमेटो यानी टमाटर खरीद लिया, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा टमाटर। ठीक है, टमाटर कितना खरीदा, आधा किलो। आधा किलो टमाटर खरीदा है ना उसने। तो एक बात बताइए, 1 किलो टमाटर उसके पास 40 रुपए के हैं, तो आधा किलो चावल टमाटर कितने के हुए उसके पास, 20 रुपए के। ठीक है, आधा कर दिया ना मैंने इसको। ठीक है, चलो 20 रुपए के मैंने लिख दिए कि आधा किलो टमाटर है 20 रुपए के। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं। 1 किलो आलू, अब आलू की बात कर रहा है, 1 केजी आपके पास आलू है। ठीक है, अब आलू की रेट कितनी है वो बताना है। देखो 2 केजी आपके पास 25 रुपए के दिए हुए हैं, तो 1 केजी कितने का हो गया, डिवाइड कर लो 2 से। ठीक है, ये सही करते हो ना, तो 1 किलो डिवाइड करोगे तो 12.5, कितना हुआ, 12.5 रुपए। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। फिर इसने कहा कि आधा किलो गाजर है, यानी कि 1/2 केजी आपके पास क्या है, गाजर है। ठीक है, मैंने गाजर कर लिए, और गाजर इसमें कितनी क्या भाव से है,
गाजर दिया हुआ है 250 ग्राम दी हुई है कितने के भाव से? 20 के भाव से। अगर मैं इसका दुगना कर देता हूँ यानी कि 250 है, यानी 500 हो गए, तो इसको भी दुगना कर दो। ठीक है, रेट भी तो दुगनी होगी। तो इसमें 500 ग्राम यानी आधा किलो कितने का हुआ? आधा किलो हमारे पास हुआ 40 रुपए का। तो ये भी क्लियर है, 40 रुपए का। ठीक है, 40 रुपए। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास और क्या है, गाजर भी हो गई है। 250 ग्राम मिर्च है। ठीक है, 250 ग्राम क्या है? 250 ग्राम आपके पास क्या है? मिर्च दी हुई है। ठीक है, मिर्च, ये मैंने लिख दी मिर्च। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, मिर्च तो यहाँ पर देखोगे मिर्चियाँ, यानी मिर्च आपके पास 100 ग्राम है, और 100 ग्राम की रेट कितनी है? 100 ग्राम की रेट आपके पास है 10 रुपए। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम में कितने रुपए हो गए हैं आपके पास? 10 में डिवाइड कर दो 100 ग्राम से, तो आपके पास 1 ग्राम का मूल्य निकल कर आ जाएगा। आपको मूल्य कितने का पूछा है? आपको मूल्य पूछा है 250 ग्राम का, तो 250 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दो 250 ग्राम। क्लियर है? अब का कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो 1 ग्राम का मूल्य कितना हुआ? मतलब 250 ग्राम का मूल्य कितना हुआ? 1 ग्राम का मूल्य तो आपके पास 10/100 हो गया। ठीक है, अगर 250 ग्राम का मूल्य निकालना है तो 250 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कितना आएगा? 25। कितना आया? 25 रुपए। ध्यान रखना, कितना रुपए? 25 रुपए। आगे देखिए, इसने कहा 6 नींबू खरीदता है, तो इसने कहा है कि नींबू यानी 4 टुकड़े, 4 टुकड़े का मतलब 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े का आपके पास 10 रुपए है। अगर मैं एक टुकड़े की बात करता हूँ, एक नींबू की बात करता हूँ, तो 10/4 होता है कि नहीं होता? अब इसने कहा है कि 6 नींबू खरीदता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से। ठीक है, तो 6 नींबुओं का मूल्य आ जाएगा हमारे पास। 6 नींबू यानी कि लेमन का मूल्य आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5 3 15। तो यानी 6 नींबू का मूल्य कितना है? 6 नींबू का मूल्य कितना है हुआ हमारे पास? 6 नींबू का मूल्य कितना हुआ? 6 नींबू का मूल्य 5 3 15 रुपए। क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, अब ऐड करते चलो। और कुछ पूछा है? वह काउंटर पर बिल, हाँ तो सब्जियां तो ये चीजें खरीदी है, पहले तो इनका ऐड कर लो कि कितने रुपए हमारे पास टोटल हो गए। देखो 15 तो ये हुआ, 25 ये हुआ, कितना हुआ? 25 और 30 40 रुपए तो इनका हो गया, 40 40 80 इनका हो गया, 80 और आपके पास 20 ये हो गए हैं, यानी 100 हो गया, 100 यानी और 12 ये हो गया, 112, 112.5 रुपए। ठीक है, 112.5 रुपए की टोटल आपने सब्जी खरीदी है। कितनी खरीदी है? टोटल 112.5 रुपए की सब्जी खरीदी है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? काउंटर पर बिल लिपिक को 200 रुपए का नोट देता है। कितने रुपए का? 200 रुपए का नोट देता है। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? ठीक है, 112 रुपए काट लेगा तो बाकी बचेगा जो देगा ना वापस, तो 200 में से क्या कर लेना? माइनस कर देना 112.5। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 5 तो आपके पास ये बचा है। ठीक है, यहाँ पर 9 गया, 9 में से आपके पास 7 बचा है, 2 गया तो 7 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर भी आपके पास कितना बचा है? 9, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, 8 7 हो गया है, और आपके पास 2 यहाँ पर 1 बचा है, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। ठीक है, तो आपके पास 87 दशमलव कितना है? 5, यानी 87.5। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। आप बताइए कहाँ पे क्या चीज समझ में नहीं आई है? तो जिसका भी आंसर गलत है देख लेना। क्लियर है ना सभी का? कोई दिक्कत नहीं है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है। इसमें 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कहा गया है, समझना है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। कितने अंकों की संख्या हूं? पहले आप निकालने की कोशिश कीजिए। ये तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आपको करके देखना है, फिर मैं आपको ऑप्शन से करके सिखा दूंगा। ऑप्शन से करना भी सिखा दूंगा। चलो, हो जाइए शुरू। इसने कहा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास देखोगे तो सभी 2 अंकों की संख्या ही है कि नहीं? 2 अंकों की संख्या है सभी, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें सभी में लागू होती है। ठीक है, फिर दूसरी बात करता है दाई के स्थान पर। क्या कह रहा है? देखो, इकाई का अंक जो भी आपके पहला आता है, जो इकाई का अंक होता है, दूसरा अंक दाई का होता है।
इसने कहा है कि इकाई के स्थान पर अंक और वो सॉरी दहाई के स्थान पर जो अंक है, इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक अभाज्य संख्याएं जानते हो, अभाज्य संख्याएं जैसे 2 हो गई है, ठीक है, 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, इस प्रकार की 7 हो गई है। बस यही होती है एक एक की, तो बाकी तो फिर आगे चलती रहती है, जैसे 11 हो गई है, ठीक है, 13 हो गई है, इस प्रकार। तो दो संख्याओं से बतानी है हमको, दो संख्याएं मिलकर, ठीक है। इसमें कहा है कि दाई के स्थान पर इकाई के अंक के स्थान पर क्रमिक अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्रमिक यानी लगातार, या तो आपके पास संख्या आ सकती है 2 3 आ गई है, या 3 5 हो गई है, या 5 7 हो गई है, ठीक है, इस प्रकार की हो सकती है आपके पास, ठीक है। क्रमिक होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, या 3 2 होनी चाहिए, ठीक है, 5 3 होनी चाहिए, और 7 5 हो सकती है। वो आपके डिपेंड करता है कि किस प्रकार की संख्याएं आप क्रमिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि 3 2 आपके पास सम संख्याएं हैं, ठीक है, इस प्रकार की। तो आपके पास क्रमिक होनी चाहिए, यानी क्रमागत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी होनी चाहिए। अब आपको आंसर बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। मैंने बहुत सारा हिंट दे दिया है आप सभी को। सी बताया जा रहा है, डी बताया जा रहा है, ठीक है। चलो देखिए, मैंने अभी आपको ये चीज तो कही है कि इसमें कोई भी सी भी संख्या होनी चाहिए, हो सकती है 23 हो सकती है, 35 हो सकती है, 57 हो सकती है, और ऑप्शन में हमारे पास देखो 13 तो हो नहीं सकती। पूछो क्यों नहीं हो सकती है 13? क्रमिक के लिए पूछा है, और आपके पास अभाज्य संख्या एक नहीं होती है, एक अभाज्य संख्या में गिनती नहीं आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर वो आपसे पूछती है तो वो है 2। क्या है? 2 आपका राइट आंसर होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो 1 नहीं होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पास होगी 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता। बाकी हम देखो 23 है, 23 आपके पास दिया हुआ ऑप्शन में, इसमें 35 दिया हुआ है, और 57 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। तो पहले दूसरे से भी आप आंसर नहीं निकाल सकते, और तीसरे दो पहले से भी नहीं निकाल सकते। अब तीसरी बात कर लेते हैं, अंकों का योग, यानी कि इन दोनों के अंकों का योग करते हैं तो 5 और 4 कितना होता है? 5 और 4 आपके पास होता है, ओ 5 और 3 8 होता है, 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है, और 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। अब इसने कहा है कि अंकों का योग, यानी इन दोनों के अंकों का योग हम जब करते हैं तो 3 और 4 का गुणज होता है। 3 और 4 का गुणज कितना होता है? 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। इसमें 12 है क्या? 8 है ये तो। इसमें कितना है? 12 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझना है, ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बहुत इजी है, क्वेश्चन को बस पढ़ लीजिए ध्यान से, बस ध्यान से पढ़ लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज पकड़नी है आपको, देखते हैं क्या पकड़ में आती है आपके। एक छोटी सी चीज, ठीक है। बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। यानी 2 घंटे तक अगर आपकी गाड़ी खड़ी रह सकती है तो 50 रुपए का जुर्माना है, या 50 रुपए देने पड़ेंगे। 2 घंटे से अगर ऊपर गाड़ी खड़ी रहती है, 5 घंटे तक रहती है, तो 75 रुपीज देने पड़ेंगे। 5 घंटे के पश्चात आप 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपए लगेगा। यानी कि 5 घंटे के बाद में अगर आपने 6 घंटा रोक लिया है तो उस पे 10 रुपए बढ़ जाएंगे। यानी कि 2 घंटे का पैसे, 5 घंटे के पैसे कितने हैं? 75, ठीक है। अगर 5 घंटे से ऊपर हुआ, यानी 6 बजे तक रोक ली है, तो उसमें 75 में आपके 10 रुपए और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 7 बजे तक रोक रखी है, ठीक है, यानी 7 बजे तक, तो आपके और बढ़ जाएंगे, ठीक है, यानी घंटे के हिसाब से। अब आगे बात करो, 8 घंटे से अगर ऊपर और 12 घंटे तक रहेगी गाड़ी, तो 150 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। 12 बजे से ऊपर और 24 घंटे के नीचे तक रहेगी तो आपके पास 250 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा 11 का? इसने पूछा है कि राजीव ने अपनी कार 7 बजे AM पर किम पर खड़ी की है। उसी दिन ही लेने वह 4:30 बजे पहुंच गया, लेकिन क्या कह रहा है, उसे कितने रुपए देने का भुगतान, या कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? इजी है, बहुत इजी है।
बहुत इजी होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। इतना टफ तो है ही नहीं यार। देखो बी डी में आंसर आ रहा है। देखो इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना था। देखो ये तो आपकी दरें दी हुई है, इसको तो इसमें से आंसर चूज करना है। आपको ये पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, बस आपका आंसर समझ में आ जाएगा। राजीव गाड़ी खड़ी करता है, 7 बजे खड़ी करता है और 4:30 बजे उसी दिन वो ले आता है, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 7 बजे खड़ी करता है, यानी समझ लो कि आप 7 बजे कहाँ ड्यूटी पर जाते हो। ठीक है, 4:30 बजे तक ड्यूटी करते हो, तो कितने घंटे काम किया आपने? घंटे बताओ पहले सभी को। इसका इतना सा बता दो कि 7 बजे से 4:30 बजे तक काम किया है, कितने घंटे काम किया उसने, यानी गाड़ी कितनी बजे कितना घंटे खड़ी रही, ये बताइए। फिर आपका आंसर देखो मैं बताऊं। कितने घंटे खड़ी रही है गाड़ी? कितने घंटे खड़ी रही है, बस इतना सा बता दीजिए। सभी को बताना है कितने घंटे खड़ी रही। 9 घंटे। 9 घंटे खड़ी रही है, 9.5 घंटे। 9.5 घंटे। सभी का यही है क्या? 9.5 घंटे ही खड़ा रहा है क्या वो, ऐसे समझ लो कि गाड़ी के मतलब काम कितना घंटे किया है उसने, 9.5 घंटे किया है कि नहीं किया? बिल्कुल 9.5 घंटे तक। क्या कहा है उसने? 9.5 घंटे तक खड़ा रखा है, यानी 7 बजे से 4:30 बजे तक 9.5 घंटे उसने खड़ा रहा। उसने कितने रुपए का भुगतान किया? अब एक बात बताइए, 2 घंटे से ये तो हो नहीं सकता, ये 2 घंटे से 5 घंटे नहीं हो सकता, 2 घंटे से 8 घंटे ये भी नहीं हो सकता, हमारा तो 9 घंटे से ऊपर है। अब ये बताइए 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक अगर गाड़ी खड़ी रहती तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? 150 रुपया। तो 9.5 घंटे हमारी इसी के बीच में है ना, इसी के बीच में है ना। 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 150 रुपये देना पड़ेगा, और ऑप्शन हमारे पास 150 कितना है? 4 में। ठीक है, बस इतना सा काम करना था, बाकी तो कुछ करना ही नहीं था। राइट आंसर हो चुका है आपका 4। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलो अगली बात कर लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी, तीसरे स्थान पर होगी, वो संख्या बतानी है आपको। तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी? असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हो? देखो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम। इसमें बताइए। बी, ए, ए बी में आंसर आ रहा है। चलो देख लेते हैं। देखिए असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको, पहले तो ये बता दीजिए, ये कॉमा लगा हुआ है, एक संख्या आपके पास ये वाली है, एक संख्या आपके पास ये वाली है, एक संख्या आपके पास ये है, एक संख्या ये है, और एक संख्या आपके पास ये है। तो एक बात बताइए, ये 7 है, देखो इसमें भी 7 है,
ठीक है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, स्टार्टिंग में ये भी 7 है। यहाँ पर 7 नहीं है तो सबसे छोटी संख्या तो आपकी यही हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं पहले 0.77। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताइए। एक बात है ध्यान रखना, इससे बड़ी बतानी है तो पहले आपको क्या करना है, देखो अब आगे आ जाओ। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो गए, मतलब ये तो हमारे यहाँ पे लिख ली। अब इनमें से बतानी है कि इनमें से बड़ी कौन सी है। 7 10 सभी में है, 7 7 7 7। ठीक है, इसमें देखो पॉइंट 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट 0 है तो यहाँ पर भी पॉइंट क्या होगा, आपके पास पॉइंट आपके पास 0 दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये रहा 0। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 है, मतलब ये इससे तो बड़ी है। 7.70 इससे तो बड़ी है 7.07 से। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ये तो बड़ी हो गई है, ये बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। ठीक है, इसमें देखिए 7.707 है। ठीक है, चलो ये भी इससे बड़ी है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी रहने दो। ठीक है, अभी आपके पास ये अब इन दोनों में देखना है, ये संख्या और ए संख्या, इन दोनों में बड़ी कौन सी है। देखो पहले तो यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7 है, फिर 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, फिर देखो यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो पहले कौन सी संख्या होगी, ये संख्या होती है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख ली है। दूसरे नंबर पर आपकी 7007 हो गई है। फिर देखिए इन दोनों के बाद में, इन दोनों ये भी आपके कैंसिल आउट हो गए। अब ये बची है ना, तो ये आपके पास ये संख्या बड़ी है, इसको भी रख देता हूं मैं, इसको भी लिख लेता हूं। यहाँ पर 7.07 हो गई है। ठीक है, इससे बड़ी कौन सी संख्या हो गई है, इससे बड़ी आपके, अगर ये लेना चाहते हो तो ये ले लो। ठीक है, चलो ये आपके इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 70 है, ये 707 है, तो इसको रख देता हूँ 7.007। ठीक है, 70707। ठीक है, फिर उसके बाद में कितनी हो जाएगी, 707। ठीक है, ये सबसे बड़ी है ना, ये आएगी, इसको तो बाद में लिख लेना 07। ठीक है, अब आपका ये बताना है, पूछा क्या गया है, कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी। तीसरे स्थान पर पूछा है ना, को तीसरे स्थान पर 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरे स्थान पर ये है। ठीक है, अगर इधर से भी तीसरे स्थान पर गनोगे तो भी तीसरे स्थान पर कौन सी है, यही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 0.07। और ऑप्शन कहाँ पे है, 0.07 आपके पास ऑप्शन है, 1 इज करेक्ट आंसर। बताइए, क्लियर है, क्लियर है ना आप तो, बिल्कुल। तो सभी का आंसर क्या होना चाहिए, 1 इज करेक्ट आंसर। अगली बात कर लेते हैं, एक 5 अंकों की संख्या में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। बस आपका अगर क्वेश्चन अपने ध्यान से देखा है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, जैसा ये क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल आउट कीजिए, ऑप्शन को साथ में रखिएगा। ऑप्शन अगर साथ में रखोगे तो आंसर आपका यूं तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा आपको। इसमें राइट आंसर क्या होगा, बहुत इजी है। देखो 5 अंकों की संख्या है, देखिए समझना, 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 है, ये भी 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या, ये भी 5 और ये भी 5। समझना है, और कैंसल करते चलिए जिसमें भी आपको आंसर नहीं लगे। 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर 8, समझना, इकाई दहाई, यानी कि दहाई के स्थान पर कितना है, 8 है। तो देखो इकाई अंक आपके पास 8 है, इसमें दहाई का स्थान 8 नहीं है ना, 8 नहीं है ना दहाई के स्थान पर, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो ये तो कैंसिल आउट कर दीजिए कि ये आपके पास आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दहाई के स्थान पर 2 है इसमें, और इसने कहा है कि दहाई के स्थान पर अंक क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें दहाई के स्थान पर क्या है, 8 है कि नहीं, है ना 8। चलो इसमें भी 8 है, चलो ये भी आंसर हो सकता है। इसमें 8 नहीं है तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। दो ऑप्शन गलत, आपके पास ऑप्शन ही दो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ही आपके पास दो है। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ोगे यहां तक तो आपका क्लियर है। अब इसने कहा है कि इकाई के स्थान पर, यानी जो इकाई का अंक है, ये रहा इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक दाई के अंक के स्थान के अंक का 1/4 है, यानी कि दाई पे आपका कितना अंक है, 8। 8 अंक का जो आपके पास 1/4 कितना होगा, 1/4 4 दूनी 8, यानी कि 2 होगा भैया।
तो इकाई का अंक हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहां तक हमने किया चौथाई, यानी कि ये रहा, यहां तक मैंने 2 लिख दिया, यानी इन दोनों में 2 है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। चलो फिर आगे और बात कर लेते हैं। हजार के स्थान का अंक 0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब जो ऐड कर लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर 0 है क्या, इसमें भी हजार के स्थान पर 0 है क्या, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर इसमें तो 4 है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत, आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन से भी आप आंसर कर सकते हो ना। अब देखिए आगे, अब कुछ भी बता दें आपको परवाह ही नहीं है, आंसर आपका यही हो गया। 100वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान का दुगना है। 100वें स्थान, इकाई का स्थान कितना है, देखो आपके इकाई का स्थान है 2, इसका दुगना कितना हुआ 4, है कि 4, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। इसलिए तो राइट आंसर सभी का क्लियर है। चलो इसमें राइट आंसर आपका 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ क्लियर है ना, हाँ इस प्रकार करोगे ना तो आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसने कहा है, इसने कहा पेन एबीसी के 3 बॉन्ड क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। ठीक है, यदि क्रमशः दुकानदार समान संख्या में प्रत्येक बॉन्ड के पेन को खरीदना चाहता है, ठीक है, तो प्रत्येक ब्रॉन्ड के पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी है जो उसे खरीदना चाहता है उसके अंदर। ठीक है, हाँ चलो इसका बताइए। चलो क्लियर है। हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जा ही नहीं सकता कहीं। इसको देखो, इसको इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहला काम क्या करो, 3 बॉन्ड है और दुकानदार समान संख्या में खरीदने के, प्रत्येक बॉन्ड को पेन खरीदना चाहता है, तो सबसे पहला काम कीजिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। और एलसीएम जानते हो कैसे लेते हैं, अगर आप ले सकते हो तो डायरेक्ट ले लीजिए कि 10, 12 और 24 किसकी टेबल के, मतलब ये तीनों ऐसी टेबल बोलो कि ऐसी संख्या आ जाए कि तीनों उसमें उपस्थित हो। तो देखिए मैंने आपका इन तीनों का, अगर जो भी अगर एलसीएम नहीं आता, वैसे तो इनका एलसीएम कितना होगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 60 में आपके पास 24 के में नहीं आता है, और 12 पंजे 60, 12 चक्की 72, छन्ने 12 नाम 108, 12 ढाई 120 के करीब होगा, इनका एलसीएम होगा 120। अब निकालते कैसे हो आप, अपने हिसाब से कैसे निकालते हो वो मैं बताता हूँ। 120 इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर जिसको एलसीएम नहीं लेना आता कोई बात नहीं है, लेना सीख जाओगे। 10 रखिए, 12 रखिए, और आपके पास रख दीजिए 24। ठीक है, हाँ अब इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो गया, 5, 6 और 12। ठीक है, यही होगा ना। फिर करोगे 2 से कैंसिल आउट कर दो, 5, 3, 6। ठीक है, फिर 2 से करो, 5 आपके पास ऐसा का ऐसा, 3 और आपके पास 3 ऐसा का ऐसा। ठीक है, एलसीएम लेना आता है ना सभी को, वैसे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 1, 1 और 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दिया 120, तो आपका एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हो गया 120। ठीक है, तो 120 एलसीएम हुआ। अब ए के बारे में पूछ रहा है ना, ए के बारे में बताना है, ए के बारे में तो 120 जो आया है उसको डिवाइड कर दो 10 से। कितना करोगे, 10 से डिवाइड कर दो, तो आपके आंसर कितना आया, 12। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देख लो, ए का 12 12 किस में है, ए का 12 किस में है, ए का 12 देखो, ए में तो आपके पास यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना दिया हुआ 12, और किसी में भी 10 वो नहीं है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आपका आंसर बी इज करेक्ट आंसर, निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर निकालना चाहते हो बी का निकालोगे, 120 है, उसमें दिया हुआ कितने का, बी में दे दो 12 का, तो कितना हुआ हमारे पास 10। उसी प्रकार सी के अंदर देख लीजिए, 120 में से आपके करो 24 से, तो कितना हुआ, 5 बार में कैंसिल आउट, तो आपका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ये नहीं होगा, ये कैसे हो रहा है आपके पास। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना, 4 नहीं होगा, ध्यान रखना, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है,
तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ए आपका राइट आंसर हो चुका है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीजें? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक वर्ग की भुजा आपके पास दी हुई है। एक वर्ग है, मैं कुछ हिंट दे देता हूँ आपको, फिर निकालना है आप सभी को। वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यही बात कही गई है ना। तो वर्ग की भुजा आपके पास कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 4 सेंटीमीटर मतलब चारों भुजाएं कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, उसने कहा इसे इसे 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार इसे 4 बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया गया, काटा जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है। तो पहले इस क्षेत्रफल जो आपके पास दिया हुआ है उसका तो क्षेत्रफल निकालिए। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर अब निकालिए जल्दी से भुजा स्क्वायर। इसका एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मिल गया है। अब बता दीजिए मुझे क्षेत्रफल कितना होगा एक छोटे का, जल्दी से आंसर दे दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसमें कोई भी टिपिकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन वे में क्वेश्चन बनते हैं। 5 में ए आंसर आ रहा है, 5 में सी आंसर भी आया है। चलो 15 है ना, हाँ 15 में ए और सी की तरफ आंसर। गुड, चलो सी आंसर, सी सी, चलो गुड। चलो देख लेते हैं। देखिए समझिए, वर्क का आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, भुजा दी हुई है। तो पहले इस जो आपके पास दिया हुआ है जिसका डिवाइड करना है हमको, पहले क्या करो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 है कि नहीं, 4 चौक 16 हो गया है। ठीक है, अब जो ये आपके पास टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ है उसने कहा है इसके 4 भाग कर दिए गए हैं, यानी 4 भाइयों में बांट दिया गया है। तो उसमें क्या करते हो, 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर कितना होगा, 4 चौक 16। आंसर कितना हुआ, 4। तो आपका राइट आंसर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज आपके जो क्वेश्चन थे। ठीक है, बिल्कुल। तो पूरा पेपर ऐसे का ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ चलो ये था आज का पेपर। तो पेपर कैसा लगा आपको? कल भी मैं आपको इसी प्रकार का पेपर करवाने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपकी एग्जाम से पहले इतनी आदत बैठ जाए कि हाँ पेपर का आपको लेवल पर पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाता है, किस तरीके से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गुड। ठीक है, और जितनी भी अगर पुरानी क्लासें अगर आपको देखनी हो तो पुरानी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वैसे मैंने ये सभी ऑलरेडी करवा दिया है, समझा दिया है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, फिर भी हम कल और पेपर करेंगे। ठीक है, तो आपके मैंने पेपर करवा दूंगा 2-3, जिससे आपको हर चीज में आसानी हो। ठीक है, चलो क्लास कैसी लगी है आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर करना है। ठीक है, चलो चलो, तो मेहनत करते रहना है। ऑल द बेस्ट जिसका भी एग्जाम हो। टेक केयर और अपनी स्टडी को बनाए रखना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ।